अपने पेरेंट्स के बीच भी उसे सिर्फ एक ही सीन याद था जब उसकी मदर ने उसके फादर की कोई पेंटिंग बनाई थी और वो उसे दिखा रही थी। उन दोनों की आंखों से ही देखकर पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। उसके बाद प्यार का मीन क्या है कि वेयिंग को कहीं भी देखने को नहीं मिला। उन लोगों के गुजर जाने के बाद जैसे जैसे वेयिंग बड़ा होता गया, वो उस प्यार को ढूंढने की कोशिश करने लगा अपने आंटी और अंकल के बीच। पर दोनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उन दोनों में प्यार ही नहीं था। उसकी बहन, जब वो 16 साल की थी, वो हमेशा बताया करती थी कि उसके क्लास में एक लड़का है जिससे उसे प्यार हो गया है। वो अपनी फीलिंग्स वेयिंग के साथ शेयर किया करती थी, पर वेयिंग को कभी भी नहीं समझ में आता था कि उसे ये सब फील क्यों नहीं होता। उसने स्कूल में, कॉलेजेस में क्रश बनाने की कोशिश भी की। काफ़ी बार उसने फ्लर्ट करने की कोशिश की, पर उसे ये सब कुछ धीरे धीरे बेवकूफ़ी लगने लगी थी। लेकिन उस दिन, जिस दिन वांग जी का उसके स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ था, वेइंग को अचानक ऐसा लगने लगा था कि वांग जी की अटेंशन सिर्फ उसे चाहिए। वांग जी उसके लिए बहुत मैटर करने लगा था। पहली बार वो खुद से अपना कोई दोस्त बनाना चाहता था। अक्सर वेइंग को ही सब उसका दोस्त बनने के लिए अप्रोच करते थे, पर पहली बार ऐसा था जब वेइंग का मन कर रहा था किसी को अप्रोच करने का। ये बात सच थी कि वांगजी अट्रैक्टिव था। पूरे स्कूल में उसके जैसा ब्यूटीफुल पर्सन वेइंग ने नहीं देखा था। वांगजी को अपना दोस्त बनाने की कोई भी ट्रिक वेइंग के काम नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वांगजी शुरुआत से ही उससे नफरत करता आया हो और जानबूझकर उसे इग्नोर करता आया हो। जितना वेइंग उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता, वांगजी हमेशा उससे दूर चला जाता। वांगजी को लेकर वेइंग के दोस्तों ने भी उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया था, और जब वांगजी और वो फ्रेंड्स बन गए तो उसके दोस्तों की टीजिंग और भी ज़्यादा शुरू हो गई थी। वो लोग वेइंग को कहा करते थे कि उसे अपनी फीलिंग्स को अब छुपाना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी फीलिंग्स बहुत ऑब्वियस हैं। पर उसने अपनी फीलिंग्स को अभी एक्सेप्ट नहीं किया था। उसे आज भी वो दिन याद है जब वो केवल 15 साल का था और इस बारे में अपनी सिस्टर से बात करने के लिए गया था। वो बेड पर बैठी हुई थी, स्कूल से वापस आने के बाद अपने बालों को कॉम्ब कर रही थी। तभी वो वेइंग को अपने रूम के बाहर खड़ा देखती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। वेइंग उसके पास जाकर कहता है, शिजे, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? यानली उससे कहती है, हाँ बिल्कुल। वेइंग पूछता है, शिजे, आपने कहा था कि आपको कॉलेज के पहले साल से ही वो पीकॉक पसंद आने लगा था। क्या आप मुझे बता सकती हो हमें कैसे पता चलता है कि हम किसी को पसंद करते हैं? मैं कैसे समझूं कि ये सिर्फ लाइकिंग है और कोई फ्रेंडशिप नहीं है? यानली कहती है, क्या तुम थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे? तुम कैसा फील करते हो जब तुम उस पर्सन के पास होते हो? तो वेइंग कहता है, जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो मेरा मन करता है कि सिर्फ उसकी तरफ ही देखता रहूँ। कभी कभी मुझे पता भी नहीं चलता कि कब मेरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। हम दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं पर मेरा ध्यान उन बातों पर होता ही नहीं है। मैं सिर्फ उसकी तरफ ही देखता रहता हूँ। जब भी उसके पास जाता हूँ तो बहुत शांति मिलती है, और जब वो नहीं दिखाई देता तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। यानली कहती है, आइंग, अगर तुम्हें ऐसा फील होता है, अगर तुम उस इंसान को लेकर डिफरेंट फीलिंग रखते हो जो तुम अपने बाकी दोस्तों के साथ नहीं रखते, तो हो सकता है तुम उसे पसंद करते हो। वेइंग अपनी आंखें क्लोज करता है जैसे उसे अभी भी इन बातों पर पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं थी। इसलिए वो यानली से पूछता है, और अगर ये केवल स्ट्रॉन्ग इंटेंस फ्रेंडशिप हो तो? हो सकता है वो मेरे लिए एक स्पेशल फ्रेंड की तरह हो। यानली कहती है, ओके, तो इस बारे में सोचते हैं। क्या तुमने कभी उस पर्सन को किस करने के बारे में सोचा है? ये सुनते ही वेइंग की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं और वो यानली से कहता है, नहीं, मैंने ये नहीं सोचा। उसकी चीख से एकदम से रेड हो गए थे। वेइंग कहता है, मैंने उसे कभी भी किस करने के बारे में इसीलिए नहीं सोचा क्योंकि मुझे पता है कि इस वजह से वो नाराज़ हो जाएगा। मुझे कभी कभी बहुत मन करता है उसे पकड़ने का, उसे हग करने का, उसे किस करने का, पर मैं नहीं करता क्योंकि मुझे पता है वो नाराज़ हो जाएगा। यानली कहती है, आइंग, तो उसे ये सब करने के बारे में सोचते हो? वेइंग कहता है, आई नो, ये सब कुछ बहुत वियर्ड है ना? यानली उसके शोल्डर पर हाथ थपथपाते हुए कहती है, ये बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है आइंग। तुम्हें उससे प्यार हो गया है।
तभी अचानक आचिंग उनके रूम में आ जाता है और उन्हें नीचे बुला लेता है क्योंकि उनका लंच तैयार हो गया था। क्लास में अक्सर वांग जी वेयिंग को वियर्ड लुक्स दिया करता था, लेकिन वेयिंग अपनी शिजी से बात करने के बाद काफ़ी शांत हो गया था। अपने दोस्तों में भी वो ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था और वांग जी को देखकर मुस्कुराना भी उसने बहुत कम कर दिया था। वांग जी को अब ये चीज़ बहुत अजीब लगने लगी थी और एक दिन स्कूल में लंच टाइम के वक्त वांग जी वेयिंग से पूछता है, वेयिंग क्या तुम ठीक हो? तुम सुबह से इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? वांग जी को अपने नज़दीक देखकर वेयिंग का पूरा चेहरा ब्लश करने लगा था और अपनी शिजी की कही सारी बातें उसे याद आ गई थी। अब वो वांग जी को और ज़्यादा रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था। उसे रियलाइज़ हो चुका था कि वो वांग जी को पसंद करने लगा है। अचानक से उसकी आंखों से आंसू गिरता है और वो वांग जी से कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस भूख लगी है। वांग जी उससे कहता है, तो तुम रो क्यों रहे हो? मेरे साथ लंच करो। वांग जी अपने बैकपैक से कुछ फ्रूट्स निकालता है और वेयिंग से कहता है, मेरे अंकल कल ही ये मार्केट से खरीद कर लाए थे, चलो हम दोनों साथ में बैठकर खाते हैं। वो प्लम्स थे। वेयिंग वांग जी के साथ बैठकर उस दिन लंच करता है। वेयिंग को प्यार हो चुका था। फ्लैशबैक खत्म होता है। वेयिंग ने सोच लिया था कि वो वांग जी को ऐसे नहीं जाने दे सकता। कुछ बातें थीं जो उसे वांग जी से बैठकर क्लियर करनी थी और एक दिन वो वांग जी के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वेयिंग उसे देखकर कहता है, लंजा क्या हम बातें कर सकते हैं? क्या तुम प्लीज़ मुझे सुनोगे? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। वांग जी कहता है, ठीक है, लेकिन ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद। वांग जी उसके लिए ब्रेकफास्ट लगाता है। दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वेयिंग उससे कहता है, लंजा मैं तैयार हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है। वेयिंग कहता है, पहली बात तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे सच में लगा था कि मैं जल्दी वापस आऊँगा। मुझे लगा था कि मैं बस कुछ महीनों के लिए ही दूर जा रहा हूँ और मैं वापस घर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। मेरी इंटेंशन कभी भी नहीं थी तुम्हें हर्ट करने की, या फिर मैं कभी भी इस तरह इतने समय के लिए गायब नहीं होना चाहता था। वांग जी सब कुछ सुन रहा था। वो वेयिंग से कहता है, मुझे विश्वास है तुम पर। वेयिंग कहता है, ओके। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि मुझे एक कॉल आया। मेरे पास केवल 10 दिन थे, मुझे निकलना था। मुझे याद है जियांगछा को भी जल्दी ही अपना कॉलेज ज्वाइन करना था और जैसे ही जियांग्स को न्यूज़ मिली कि मुझे कास्ट कर लिया गया है, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया। जियांगछा और मेरी फ़्लाइट की बुकिंग एक साथ हो गई थी। हम दोनों सेम प्लेस पर तो नहीं जा रहे थे, पर काफ़ी नज़दीक थे। मेरे रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम सब कुछ क्रू मेंबर्स करने वाले थे क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी मूवी का हिस्सा बनने जा रहा था। मुझे पूरी जानकारी होने से पहले ही मेरे अगले 3 महीने बुक कर दिए गए थे। 3 महीने तक मैं कहीं भी नहीं जा सकता था। जब मुझे ये पता चला, मैं सीधे तुम्हारे घर भागा हुआ चला गया क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे लेकर खुश होंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा था, वैसे वैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस बात का हम दोनों की ज़िंदगी पर कितना फ़र्क पड़ने वाला है। सब कुछ बदल जाएगा। मैं तुम्हें खो दूँगा और मैं उसके लिए तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं बड़ी बहादुरी का काम करने जा रहा हूँ। मैं सारा पेन खुद ही संभाल रहा था। मैं अभी से तुम्हें सब कुछ बता देता तो बाकी के 10 दिन तुम बुरा फील करते। मैं चाहता था कि जितने भी दिन मेरे पास हैं हम नॉर्मल तरीके से रहें। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हालांकि मुझे कभी भी वो डिसीज़न अकेली नहीं लेना चाहिए था। मैं स्टूपिड था लंचा। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी गुड बाय नहीं कहूँगा क्योंकि हम दोनों का कभी कोई अंत नहीं होगा। हम दोनों फिर मिलेंगे। काश मैंने उस दिन उस तरह एक्ट नहीं किया होता जो मैंने लास्ट टाइम किया था। शायद मैंने तुम्हें सब कुछ बताया होता तो तुम मुझे कभी भी नहीं भूलते। वांग जी उससे कहता है, तुम्हें भूलता? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ? वेयिंग कहता है, आई एम सो सॉरी लंजा। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और वेयिंग से कहता है, और उसके बाद? वेयिंग कहता है, उसके बाद मैंने कुछ प्लान्स बनाए। जब मैं अपने होटल पहुंचा तो मैंने अंकल जियांग को अपने होटल रूम का नंबर दिया था जो वो तुम्हारे साथ शेयर भी करने वाले थे, जिससे तुम कभी भी मुझे कॉल कर सको। अंकल जियांग ने भी उसी टाउन में अप्लाई कर दिया था जहाँ पर आचिंग स्टडी कर रहा था, जिससे आंजू और वो उसके नज़दीक रह सकें।
शायद जो सब कुछ भी उस दौरान चल रहा था उनके दिमाग से निकल गया होगा। उन्होंने भी मुझे नहीं बताया। उसके बाद एयरपोर्ट के लिए जब मैं और जंगछा निकल गए, अंकल और आंटी ने भी हमें ज्वाइन किया और सेम फ़्लाइट में ही वो हमारे साथ आने लगे। अंकल ने मुझे बताया कि वो भी हमारे साथ शिफ्ट कर रहे हैं और हमारा घर जल्दी ही सोल्ड होने वाला है। मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड था, मुझे समझ ही नहीं आया कि वो सब कुछ क्या हुआ लंजा। वुयिंग की आवाज़ में वो डेस्परेशन वांगजी अभी भी फील कर सकता था। वांगजी वुयिंग का हाथ पकड़ लेता है। वुयिंग उससे कहता है, वहाँ पहुँचने के बाद मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया, मेरे पास एक दिन का भी ऑफ नहीं था। मैं फ़ाइट ट्रेनिंग कर रहा था, अपनी इंग्लिश क्लासेस ले रहा था, कॉस्ट्यूम फिटिंग ले रहा था और कुछ ही दिनों में जब मेरी मूवी हिट हुई फिर मैं इंटरव्यूज़ करने लगा, मीटिंग्स रखने लगा प्रोड्यूसर्स के साथ। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना काम मिल जाएगा लंजा। मेरे लिए वो सब कुछ मैटर नहीं करता लंजा, तुम जानते हो। मेरे पास दिन में 8 घंटे हुआ करते थे सोने के लिए। उनमें से मैं चाहता तो 4 घंटे निकाल कर सीधा फ़्लाइट लेता और तुमसे मिलने के लिए आ जाता, या फिर तुम्हें सिर्फ दूर से देखने के लिए, तुम्हें हग करने के लिए, या फिर तुम्हें अपना नया नंबर देने के लिए। पर मैं वो सब कुछ भी नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी लंजा, आई एम सॉरी। मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मैं 18 साल का हुआ तब से ही मेरे सारे पैसे, मेरी वर्किंग मनी सब मेरी आंट ही मैनेज करती आ रही हैं। उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए और मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। मेरी ज़िंदगी तुमसे बिल्कुल अलग है, इसलिए उन्होंने मुझे कभी भी यहाँ वापस आने के लिए टिकट भी खरीदने नहीं दी लंजा। मैंने तुम्हें लेटर लिखने की कोशिश की क्योंकि ये तो मैं अफोर्ड कर ही सकता था, पर शायद वो लेटर्स भी तुम तक नहीं पहुँचे। तुमने कभी भी उन लेटर्स का कभी जवाब भी नहीं दिया। मुझे लगने लगा कि शायद तुम जानबूझकर मेरे लेटर्स का कोई जवाब नहीं दे रहे, हालांकि मैं जानता था कि तुम ऐसे नहीं हो। इसलिए अपने 5वें लेटर के बाद मैंने अज्यूम कर लिया कि शायद मैं एड्रेस ही गलत डाल रहा हूँ। वांगजी वुयिंग से कहता है, वुयिंग मुझे तुम्हारे लेटर्स कभी भी नहीं मिले। ये सब कुछ जानने के बाद अब वुयिंग का रोने का मन कर रहा था। वुयिंग उससे कहता है, मैंने कुछ लोगों से मदद भी मांगी जिनके साथ मैं काम करता था। मैंने उनसे मुझे कुछ पैसे उधार देने के लिए कहा, पर उनमें से कोई मुझे जानता नहीं था। मैं नए टाउन से पहुंचा था, एक नया टैलेंट था जो उनसे पैसे मांग रहा था, इसलिए किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैंने नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की कोशिश की, पर मेरी आंटी को सब पता चल जाता था और वो मुझसे कहती, तुम इतने अनग्रेटफुल कैसे हो सकते हो विभूषण, तुम ऑलरेडी मेरे हस्बैंड की मनी बचपन से उड़ाते आ रहे हो। अब अच्छा होगा कि तुम उस लैंड बॉय को हमेशा के लिए गुड बाय कह दो और अपने फ्यूचर पर फोकस करो जो हमारी वजह से तुम्हें मिला है। और एक समय पर मुझे लगने लगा कि शायद वो सही हैं, मुझे काम करने की ज़रूरत है। उन लोगों की मुझ पर बहुत एहसान है लंजा, आंट यू के, अंकल जियांग के, मेरे ब्रदर के और मेरी सिस्टर के। मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने और भी हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया। मैं हर वो सिंगल प्रोजेक्ट करता गया जो भी मुझे मिलता था जिससे मुझे पैसे मिले। मैंने अपने आप को काम में बहुत बिजी कर दिया। सारे पैसों का मैनेजमेंट आंटी किया करती थी। मैंने जंगछा को भी पैसों से उसके लॉ स्कूल में बहुत मदद की और फाइनली जब मुझ पर बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया और मैं 21 साल का हुआ तब मैं यहाँ आया था लंजा। वांगजी पूछता है, तुम यहाँ तब आए थे जब तुम 21 साल के थे? वुयिंग कहता है, हाँ लंजा। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब वुयिंग 21 साल का हुआ था तो वो अपने ओल्ड होम टाउन वापस आया था। 3 साल बाद कैब से बाहर निकला। उसके पास अपना एक छोटा सा सूटकेस था और कुछ पैसे थे। वो वांगजी के लिए वापस आ गया था। काफ़ी लंबे समय तक वो सड़कों पर घूमता रहा, जगह देखने के लिए जहाँ वो रुक सके। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वांगजी जब उसे देखेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, पर फिलहाल क्योंकि उसके पास सामान था इसलिए वो कोई जगह ढूंढ रहा था, कोई होटल या रूम जिसमें वो ठहर सके। पर कुछ समय तक घूमने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि ये जगह इतनी ज़्यादा छोटी है कि यहाँ पर कोई होटल्स नहीं होंगे। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो अब कहाँ ठहरेगा। आखिरकार वो वांगजी के घर जाने के लिए ही निकल जाता है। वांगजी के घर पहुंचने के बाद वो दरवाजे पर नॉक करता है। वो उसके दरवाजे पर अपने हाथ में सूटकेस लिए खड़ा था। काफ़ी देर नॉक करने के बाद भी अंदर से तो कोई नहीं आता।
पर बाहर ही वेइंग को लैन चिरेन खड़ा नजर आ जाता है, जो वेइंग को देखकर गुस्से में कहता है, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? वेइंग कहता है, मैं यहाँ लंजा को देखने के लिए आया हूँ। लैन चिरेन का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था और वो वेइंग से कहता है, लंजा को देखने के लिए? उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। वेइंग कहता है, मैं यहाँ पहले नहीं आ पाया अपने वर्क की वजह से, पर प्लीज़ एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए, उससे बात करने दीजिए। क्या वो ठीक है? लैन चिरेन कहता है, वो बिल्कुल ठीक है, नए लोगों के साथ। वेइंग कहता है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। क्या उसे बता सकते हो कि मैं यहाँ आया हूँ? क्या उसके पास सेलफोन है? लैन चिरेन कहता है, मेरी बात सुनो विभूषण, मेरे भतीजे की ज़िंदगी को बर्बाद करने की फिर से कोशिश मत करो। तुम ऑलरेडी एक बार उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर चुके हो। वेइंग कहता है, पर मैंने क्या किया है? चिरेन कहता है, चुप रहो, मुझे कभी भी तुम्हारे और उसके रिश्ते को इतना आगे तक जाने ही नहीं देना चाहिए था। पर वो जब तुम्हारे साथ था तो हमेशा खुश रहता था। उसने अपनी माँ को भी इतने लंबे अरसे से याद नहीं किया था, इसलिए मुझे अपने दिल को सॉफ्ट करना पड़ा। पर तुमने क्या किया? अपने लाइफ के लिए उसे छोड़ दिया। अब सब कुछ खत्म हो चुका है विभूषण, यहाँ लौटकर क्यों आए हो? मेरा नेफ्यू मूव ऑन कर चुका है और तुम्हें भी कर जाना चाहिए। वेइंग अब अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहता है, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। चिरेन कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी अब यहाँ नहीं आता है, वो कहीं और रहता है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी है। वेइंग कहता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहता। मुझे बस एक बार उससे बात करने दीजिए। चिरेन कहता है, अब उसे ऑलरेडी कोई और मिल चुका है विभूषण, तुम ये मैसेजेस खुद देख लो। चिरेन अपने टेक्स्ट मैसेजेस दिखाता है जिसमें वांग जी ने लिखा था, अंकल आज रात मैं मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ तो आपको कॉल नहीं कर पाऊँगा। लैन चिरेन कहता है, कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे। क्या तुम्हारे साथ कोई और भी मूवी के लिए जा रहा है? तो वांग जी कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर हाँ शायद। लैन चिरेन कहता है, गुड, अच्छा होगा कि तुम अपनी ज़िंदगी पर ध्यान लगाओ। वांग जी ने रिप्लाई किया था, यस अंकल, आप सही थे। वेइंग उन मैसेजेस को देखता है और उसे एक सेकंड के लिए विश्वास नहीं होता। हालांकि वो खुश भी था कि वांग जी शायद मूव ऑन कर चुका है, उसकी ज़िंदगी में अब और कोई आ चुका है, पर उसे फिर भी एक बार कंफर्म करना था। वो चिरेन से बार बार कहता है, प्लीज़ आप एक बार उसे कॉल करने दीजिए, मुझे उसका फ़ोन नंबर दे दीजिए। पर चिरेन उससे कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे नेफ्यू की ज़िंदगी में फिर कभी लौट कर आओ। मेरा नेफ्यू फाइनली अब नए लोगों से मिल रहा है, ऐसे लोग जो उसकी ज़िंदगी से महीनों के लिए गायब नहीं हो जाएंगे। तुम दोनों के बीच जो भी कुछ था वो सिर्फ यूजलेस टीनेज रोमांस था जिसे ख़त्म होना ही था। वेइंग कहता है, वो कभी भी एक टीनेज रोमांस नहीं था, मैं उससे प्यार करता हूँ। चिरेन अब अपनी तेज आवाज़ में कहता है, विभूषण, वांग जी अब तुम्हें फॉलो करते हुए अपनी कॉलेज और अपने करियर को नहीं छोड़ेगा। बस बहुत हुआ, तुम दोनों ही अभी यंग हो, तुम्हारा भी अपना एक्टिंग करियर है जिसमें तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, यही तुम्हारे लिए सही होगा और उसे भी तुम जाने दो। ये सब सुन लेने के बाद एक बार फिर बिना किसी प्रॉपर गुड बाय के ही वेइंग को वांग जी को छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लैन चिरेन सही था। वांग जी के लिए टॉर्चर होगा इस तरह वेइंग का वापस आ जाना। वेइंग तुरंत बस स्टेशन जाता है, वहाँ से अपने लिए टिकट लेता है और वापस घर के लिए निकल जाता है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। वेइंग ये सारी बातें वांग जी को बता रहा था। वांग जी रोते हुए कहता है, मेरे अंकल को सब कुछ पता था। वेइंग कहता है, प्लीज़ उनसे नाराज़ मत होना लंचा, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त उन्हें जो सही लगा उन्होंने वो किया। वांग जी कहता है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम मुझे ढूंढ रहे थे वेइंग, तुम मुझसे मिलने भी आए थे। उस दिन ही तुम्हारी मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम साइकोपैथ था, मैं उसे ही देखने के लिए गया हुआ था और तुम अपनी मूवी छोड़कर मुझे ढूंढ रहे थे। उस रात तुम्हारी सक्सेस की बस शुरुआत ही हुई थी। वांग जी वेइंग से कहता है, और उसके बाद क्या हुआ वेइंग? वेइंग कहता है, मैंने बहुत लंबा समय अकेले ही गुजारा, एक अंधेरे से भरा हुआ समय। मैंने एक बार फिर से खुद को पूरी तरीके से काम में बिज़ी कर दिया। मैं डेंजरस चीज़ें करने लगा
ओके गाइस, आज के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।